अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स का ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, एडवांस। और एडवांस में सेकंड चैप्टर, इसका नाम है हुकूक और राइट्स। अब तक हम आपको ये पढ़ा चुके हैं कि शोहर के जिम्मे बीवी के क्या क्या हुकूक है, बीवी के जिम्मे शोहर के क्या क्या हुकूक है। और कल का जो हमारा सबक था जुमेरात के दिन का, उसमें हमने आपको बताया था कि एक मर्द जो है उसके दोनों साइड, एक तरफ उसकी बीवी है, एक तरफ उसकी माँ है, वो दोनों को कैसे हैंडल करके लेकर चलेगा। और इसी तरह से फिर हमने ये भी बताया था उसी सबक के दरमियान में कि एक औरत जो है उसके जिम्मे उसके बहू का क्या हक है और एक बहू के जिम्मे उसकी सास का क्या हक है। ये तमाम बातें हमारी जुमेरात के सबक में आ चुकी थी। अब आज का जो सबक है, इस सबक के अंदर अब हम ये बताएंगे कि एक दामाद के जिम्मे उसके ससुरे साहब का और सालों का और साड़ुओं का और सालियों का क्या हक है। इसी तरह से एक बहू के जिम्मे उसकी सास का, उसकी ननंदों का, उसकी भावजों का, उसके देवरानियों का, उसकी जिठानियों का क्या हक है। आज हम आपको ये सबक पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दामाद से। दामाद के जिम्मे ससुरे का क्या हक है और ससुराली जो रिश्तेदार हैं उनका क्या हक है। तो सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि देखो, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार हुस्न सुलूक का हुक्म फरमाया और बार बार फरमाया कि अपने रिश्तेदारों के साथ में हुस्न सुलूक करो। व आती दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। तो जो अपने साथ रास्ते में चलने वाले हैं उनके साथ हुस्न सुलूक का हुक्म है, तो जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमारे अकरबा है, उनका हक कितना ज्यादा होगा, इस पे से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वजह से अब हमारे अकरबा में कौन कौन आते हैं, तो अकरबा में जो आते हैं वो आते हैं भाई बहन, वो आते हैं माँ बाप, वो आते हैं हमारे रिश्तेदार, वो आते हैं हमारे जो अब ससुराली रिश्तेदार हैं, जैसे ससुरे साहब है, सास है, साले हैं, सालियाँ हैं, साड़ू है। ये तमाम लोग भी जो है ये आपके ससुराली रिश्तेदारों में आएंगे और आपके अकरबा में शुमार होंगे। ऐसे ही एक औरत के अकरबा उसके अपने सगे माँ बाप है, उसकी बहनें हैं, अब उसके बाद में उसके सास ससुर भी हैं। और इसी तरह से उसकी जो ननंदे हैं और जो देवरानियां हैं और जो जिठानियां हैं, ये भी सब उसके अकरबा में है, यही ये भी सब उसके रिश्तेदारों में शुमार है। तो अब इंसान उनके साथ में हुस्न सुलूक कैसा करेगा, ये सबक बहुत अहम मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सबक आपने पूरा ध्यान से तवज्जो से सुने तो ये आपकी लाइफ के अंदर इंशाल्लाह बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स लाएगा और आपको एक पुरसुकून जो है शादीशुदा जिंदगी अता करेगा और बहुत सारे मसलों से आपकी हिफाजत करेगा। अब देखो, दामाद जो है उसके लिए उसके सास ससुर भी उसके माँ बाप के हुक्म में है। हर इंसान के हर इंसान के तीन वालिद होते हैं। एक उसके अपने सगे वालिद होते हैं, दूसरे उसके उस्ताद मोहतरम होते हैं और तीसरे जो है उसके खुसर साहब, जिन्होंने अपनी बेटी आपको दी है, वो भी आपके वालिद के हुक्म में है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने ससुरे का भी ऐसा ही अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए जैसे आप अपने सगे बाप को देते हैं। मैंने अक्सर नौजवानों को देखा हूँ, उन्होंने अपने ससुरे का जो है ना एक पेट नेम रखा हुआ होता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, जब भी उसको उसके ससुरे का फोन आता था तो उसने उसमें अमरीश पुरी बोल के डाला हुआ था। जैसे ही उसके ससुरे का फोन आया उसमें डाला हुआ था अमरीश पुरी। तो मैं बोला, भाई ये अमरीश पुरी कौन है? बोले, मौलाना ये मेरे ससुरा है। मैं बोला, नहीं यार, ये तो कोई गैर ईमान वाले का नाम नजर आ रहा है।
बोले नहीं नहीं वो बुड्ढा भी वैसा ही है, बोले बहुत ही खड़ूस है, इसके लिए मैं उसको अमरीश पुरी ही बोलता हूँ, बोले मेरे ससुरे को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई अपने ससुरे को अमरीश पुरी बोल रहा है, कोई अपने ससुरे को जो है पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपके दिल में अपने ससुरे का भी रिस्पेक्ट हो, जैसे आप अपने सगे बाप का रिस्पेक्ट करते हैं और जैसे आप अपने सगे बाप का अदब और एहतराम करते हैं, वैसा ही होना चाहिए। ऐसे ही सास जो है वो आपकी वालिदा के हुक्म में है। अच्छा, ये मैं दोनों के लिए कॉमन बोल रहा हूँ, ये बहू के लिए भी है और दामाद के लिए भी। यानी अगर आप बहू है तो आपने भी अपने सास ससुरों को वैसा ही समझना चाहिए जैसे आप अपने सगे माँ बाप को समझती हो। उनको उसी दर्जे में रखो, दोनों भी उसको उनको उसी कैटेगरी के अंदर रखो। जब आप उनको उस कैटेगरी के अंदर रखोगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी जो जिंदगी है वो पुरसुकून तरीके से गुजरेगी। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपका जो ससुरा है उनको, और अब आपके जो साले हैं और जो सालियां हैं वो आपके लिए भाई बहनों की तरह से है। आप अपने सालों को भी अपने भाइयों की तरह से समझो, जैसे आप अपने सगे भाइयों को समझते हैं। ऐसे ही अगर औरत है तो वो अपनी ननंदों को भी वैसा ही समझे जैसे वो अपने सगे बहनों को समझती है, और एक दूसरे से प्यार का, मोहब्बत का, इकराम का मुआमला करे, ना कि एक दूसरे से कंपटीशन का मामला चल रहा है। ननंद और भावच के बीच में ही आपस में लड़ाई हो रही है और दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि ननंद ने अपने बेटे के बर्थडे के अंदर जो है 1,000 का केक मंगाई थी, तो भावज ने अपने बेटे के बर्थडे में 2,000 का केक मंगाया, उसको खाली दिखाने के लिए। और ननन ने अगर अपने बेटे के लिए 10,000 का मोबाइल लेकर आई तो भावज ने अपने जेवरात बेच दी, लेकिन अपने बेटे के लिए 20,000 का लेकर आई, सिर्फ उसकी जलाने के लिए। और ननंद अगर समझो किसी छोटे से मॉल में घूमने के लिए गई और भावज को पता चला कि अगले हफ्ते वो भी अपने मर्द को लेकर निकल गई, बोले अपन जरा उससे बड़े मॉल में घूमने के लिए जाएंगे। तो ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें, ये मेंटली बीमारी की, जो इंसान मेंटली सिक होता है, सिक, तो ऐसे इंसान के अंदर ये चीजें होती है। कंपटीशन रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करो, आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करो, आप ही रहो, उसमें मजा है जीने के अंदर। जो आपकी अपनी नेचुरलिटी है ना, उसको कभी भी चेंज मत करो। जैसे आप लोगों को मैं एक मेरी अपनी मिसाल देकर बताता हूँ। आप लोग जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते होंगे, मुझे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं और बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि मौलाना आप थोड़ा सा अपना लबो लहजा चेंज कीजिए, आपके बोलने का स्टाइल थोड़ा बदल दीजिए, आपके कपड़ों का स्टाइल, एक आधा जैकेट पहन लीजिए जो कव्वाल लोग पहनते हैं ना, कव्वाल लोग, अकबर इलाहाबादी, वैसा एक आधा जैकेट आप भी ऊपर से पहन लीजिए। और थोड़ा सा आप अपना जो है दाढ़ी वाड़ी को कंघा किया कीजिए और उसको तेल लगाया कीजिए, और थोड़ा सा आपका स्टाइल। तो मैं उनको यही कहता हूँ, भाई ये मेरी अपनी लाइफ का नेचुरल स्टाइल, तुम्हारे जैसे लोगों के बोलने की वजह से मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हूँ। मुझे जो लाइफ स्टाइल सूट करता है मैं ऐसी ही बात करता हूँ, इसलिए कि मुझे बनावटी बात करना नहीं आती। मराठी के अंदर एक कहावत है, जे पोटात तो तोंडात, मतलब जो आपके पेट में है वही आपकी जुबान पे होना चाहिए। ये बनावटी जो लोग होते हैं, ये बाकी फिर कुछ दिनों में हेडेक के, ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के बीमार बन जाते हैं। सेम टू सेम आप इसको अप्लाई कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर, कि आप जितना आपका जो दस्तरखान है या जितना आपका जो दायरा है उतने में ही रहो। वरना मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद एक ऐसी यानी ऐसी एक भावच को जानता हूँ कि उसके ननन के घर पे जो है उसको दावत आ गई। दावत किसी सिलसिले में थी, तो इसने क्या की, पड़ोस वाली जो अपने पड़ोसन जो है, अपने पड़ोस में बाजू में रहने वाले, आजकल हमारे बहुत रहते आजू बाजू में भाभी, चच्ची, खाला, जो अड़ोस पड़ोस के भाभी, खाला, चच्ची रहते हैं, ऐसे किसी पड़ोस के खाला से उसने जो है उनका सोने का वो लेकर गई पहनने के वास्ते, कि मुझे जरा तुम्हारा सोने के लिए नेकलेस दो, बोले पहनने के लिए मेरी ननन को जरा जलाने का है, उसको बताने का है, उसको दिखाने का है हम भी कितने पैसे वाले हैं। उसको जरा मैं बोलती कि मेरे अब्बा ने हमारे घर से ये जो है, अब भी मैं गई थी तो हमारे अब्बा ने जो है ये मुझे गिफ्ट दिए बोलता।
जबरदस्ती अपनी फुकट की शान बताने के लिए बाजू वाली का जो है 1.5 लाख रुपये का उसने 3-4 तोले का सोने का जेवर था वो लेकर गई वहां पे ननन के वहां पे बताने के लिए, और वो बताने के लिए लेकर गई। माशाल्लाह ननन के सामने खूब शाइनिंग वाइनिंग मार दिए और खूब बता दिए वहां पे ननन को कि अब हम भी करोड़पति बन गए हैं, और देखो मैंने भी 4 तोले का जेवर का पहन के आ गई बोल के वहां सब सब जो है सबके सामने बहुत दिखा दिखा के बताए लोगों को कि मेरे पास में भी 4 तोले का है, 4 तोले का है, 4 तोले का। अब रात के टाइम में अंधेरे के अंदर वापसी हो रही थी, जो ऑटो रिक्शे में आ रहे थे उसमें लाइट नहीं है, अब दचके दुचके, और उसके बाद में पता नहीं है जो है घर पे पहुंचे, पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि वो जो गले में हार पहनकर गए थे वो हार ही मौजूद नहीं है, यानी जो जेवर पहनकर गए थे वो रिक्शे में गिर गया, वो रास्ते में गिर गया, वो प्रोग्राम में गिर गया, वो कहाँ गिरा कुछ मालूम ही नहीं। आप रोवा रोड परेशान हो गए, चिल्ला पुकार धिंगाना रोना धोना चालू। रात में हमारे यहाँ तक आवाज आ रही थी, मैंने तहकीकात करा, मैं बोला भाई देखो काय के लिए रोना धोना चिल्ला पुकार चल रहा है, पूरा सिर पे पूरी बिल्डिंग उठाई हुई है, जरा जाके तहकीकात करो पड़ोस में अड़ोस में जहाँ आवाज आ रही थी। तहकीकात करने में पता चला कि भाई उनका सोने का जो है पड़ोस वालों का मांग कर लेकर गए थे अपनी शान बताने के लिए, हम भी बहुत बड़े करोड़पति है, तो अपने आप को करोड़पति बनाने के चक्कर में जो पड़ोस वालों का 3-4 तोले का जो सोने का गले में पहन कर गए थे वो रास्ते में कहीं तो भी गुम गया। अब वो घूमने की वजह से हो गए परेशान, अब वो पड़ोस की औरत जिसका लेकर गए थे वो भी थल 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 करने लग गई। वही रात में झगड़े शुरू, उनके चिल्ले पुकार, और उसके बाद इसको फोन उसको फोन। फिर बाद में वो जो ननंद है जिसके प्रोग्राम में गए थे उसको भी पता चल गया कि इसने बाजू वाली का मंगे लेकर आई, और यहाँ बता रही थी कि मेरे बाप के वहां से लेकर आई मैंने, और अपनी फुकट शान बता रही थी, जो शान बताने के चक्कर चक्कर के अंदर अब उसकी पूरी जो है, यानी उनको भी ये पता चल गया कि उसने झूठ भी बोल दी है, तो झूठ बोलने की वजह से भी, और दूसरा जो है इस तरीके से। तो ये मेरा पॉइंट याद रखो, मैंने आपको बताया आप जैसे है, आप जैसे है वैसे ही रहो। हम गरीब लोग हैं भाई, हमारी हमारी हम नहीं खरीद सकते, हम जो है जैसे है हम वैसे ही रहते, हमारी ऐसे कपड़े पहन सकते हम ऐसे ही पहनते हैं, उतने पैसे नहीं है हमारे पास, वो ऊपर जो जैकेट डालते हैं ना कव्वाल लोगों के जैसा, हमारी हैसियत नहीं है भाई, इसलिए हम नहीं पहनते वैसा। शेरवानी पहनो बोले शेरवानी, मैं बोला नहीं हम गरीब लोग हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है शेरवानी खरीदने के वास्ते, इसलिए हम शेरवानी नहीं पहनते। हम ऐसी जच्चे हैं, हमारे पास में पैसे नहीं है 20 रुपये वो पैराशूट की जो है खोपरे के तेल की बोतल लेके दाढ़ी पे सिर पे लगाने के वास्ते, इसलिए छोड़ दिए भी है हमने वैसी हमारी दाढ़ी को, रहने दो उसको जैसी जा रही जिधर जाने। पैसे नहीं है ना हमारे पास, नहीं है भाई हमारे पास में, तो कहां से लेकर आएंगे हम। तो अपनी जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो असलियत है, इंसान ने उसके साथ में जीना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरे अपने एक दोस्त के साथ एक एक जो है, मैं मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते बैठा हुआ हूं, और एक आदमी आया मेरे पास, एक साहब मेरे से मिलने के लिए आए, और जो मुझे मिलने के लिए आया वो बैठा हो, अरे बोले नहीं मुझे आपसे प्राइवेट बात करना है, मैं बच्चों का सबक सुन रहा हूँ, फिर थोड़ी देर नहीं नहीं मुझे प्राइवेट बात करना है। 2-4 बार हो गया ऐसा, फिर मैं बोला भाई बोलो क्या मसला है, कौन सी ऐसी प्राइवेट बात है आप। बोले मेरी प्राइवेट बात यह है कि मुझे 5,000 रुपये कर्जा चाहिए, कर्जा 5,000 रुपये। मैं बोला भाई मैं नहीं दे सकता आपको 5,000, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कहां से 5,000 रुपये ला कर दूं आप, काय के लिए चाहिए। मैं बोला बताओ जरा मसला क्या है। बोले वो इसलिए चाहिए थे मुझे कि मेरे बीवी को एक बुर्का पसंद आ गया हुआ है, बुर्का, और हमारी बहन जो है उसके बेटी की मंगनी है, प्रोग्राम है फुलाने गांव में फुलानी तारीख को, तो मेरी बीवी जो है वो टेंशन में है कि ननन के घर पे जाने का है, तो उसको बताने का है अपनी शाइनिंग कि मैंने पुणे से 5,000 का बुर्खा लेकर आई। बोले अरे काय को, मैं बोला फालतू कर्जे लेके बुर्खा पिना रहा है यार औरत को 5-5 हजार का, वो औरत को भी अक्ल नहीं और तुझे भी अक्ल नहीं है। मैं तो उधार पैसे लेके लोगों से इसको 5,000 का बुर्खा चाहिए, अफसोस की बात है, वो भी काय के लिए, सिर्फ ननन को बताने का है कि मैं बहुत पैसे वाली हो गई बोलकर। और ऐसे ही बहुत सारी जो ननंदे भी होती है उनको भी इंप्रेशन झाड़ने का रहता अपने भावच के ऊपर, और अपने, तो ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, ये मेंटली बीमारियां हैं जो आपको सिर्फ इंडिया में नजर आएंगी बस।
इंडिया के अलावा अगर आप जाएंगे दुनिया में दीगर मुल्कों के अंदर, वहां पे लोग नेचुरल लाइफ जीते हैं, नेचुरल लाइफ। जो फेसबुक का जो ओनर है, जिसका नाम है मार्क जकरबर्ग, आप लोगों ने सुने होंगे। तो वो जो मार्क जकरबर्ग है, कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के कंपनी का मालिक है वो। लेकिन उसके बावजूद वो 50 रुपये की टी शर्ट पहनता है और 60 रुपये की चड्डी पहनता है जो शॉर्ट होती है, और 40 रुपये की चप्पल पहनता है। यानी टोटल उसका जो बजट होता है वो 150 रुपये का होता है। यानी 150 रुपये के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मार्क जकरबर्ग जो है, वो मार्क जकरबर्ग का पूरा ड्रेस आपको आ जाएगा, उसकी चड्डी भी, उसकी 50 रुपये की टी शर्ट भी, और उसका जो लाइफ स्टाइल भी है। लेकिन हम इंडियन हैं, तो हमारी थिंकिंग है, ये मेंटालिटी है हमारी कि हमारे घरों पे भले खाने के लिए जवारी बाजरी ना हो, लेकिन हमको दिखाने के लिए चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। अब मुझे पता नहीं है ये आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है या नहीं, और अगर नजर आ रही है तो देखिए, इसमें 2 लोग हैं। एक मोटा आदमी आपको नजर आ रहा होगा जिसके आंग पे जो है ब्लू कलर की टी शर्ट है और ब्लैक कलर का उसने पैंट पहना हुआ है। उसी के बाजू में एक और लड़का है जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट है और उसके ऊपर सोने के बड़े बड़े उसने जेवरात पहने हुए हैं और आंखों में चश्मा भी लगा हुआ है। और दोनों के ऊपर जो लिखा हुआ है, उसमें एक लिखा हुआ है जो ब्लैक कलर की का कुर्ता और सोने के जेवरात पहना, वहां लिखा हुआ है सन ऑफ पेट्रोल पंप, और उसके बाजू में लिखा हुआ है सन ऑफ अंबानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अंबानी का बेटा है, उसके आंग पे एकदम सादी सिंपल टी शर्ट है, सादा सिंपल उसने पैंट पहना हुआ है। यानी 50 रुपये की टी शर्ट और 60 रुपये का पैंट, 110 रुपये का बजट है उसका टोटल। और उसी के बाजू में वो जो दूसरा लड़का था चश्मा वश्मा लगा के, आपने देखे होंगे उसके आंग पे कम से कम 10-12 किलो के सोने के जेवरात। तो ये है हमारी, ये इसको बोलते मेंटली बीमारी। तो खैर, असल जो हमारा आज का सबक है उसका मकसद यही है कि ननंद और भावज दोनों के भी बीच में जो है फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, और मेंटालिटी अपनी पहले ही ये होना चाहिए कि ना मुझे ननंद पे इंप्रेशन झाड़ना है, और अगर मैं ननंद हूं तो ना मुझे भावज पे इंप्रेशन झाड़ना है। अब रहा सास ससुरों का मसला, तो मैंने पहले ही बताया कि वो दोनों भी, तो लड़का और लड़की दोनों के लिए भी वो माँ बाप के जैसे है। दोनों की भी जो सास ससुरे हैं उनको अपने माँ बाप के जैसा समझो। सालियां, साले, साड़ू, ये सब आपके लिए भाई बंद है। उनके साथ में आपने प्यार मोहब्बत के रिलेशन रखना चाहिए। लेकिन अब मैं बहुत ही गहरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो उसको, और उसको लाइफ में फॉलो करो, कभी तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। वो मेरा पॉइंट ये है कि जो आपके साले है या सालियां है या साड़ू है, जो भी आपके रिश्तेदार है, चाहे वो ननंद है, भावज है, ससरे है, दोनों तरफ के भी जो रिश्ते, यानी लड़का लड़की दोनों के भी जो रिश्तेदार है, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना, ये आपके लिए जरूरी, मतलब ये आपका, आपकी एक जिम्मेदारी है। ऐसे ही अगर आप ज़कात निकालते हैं हर साल, अगर आप ज़कात निकालते हैं और आप साहिबे निसाब है, तो उसमें भी आप इस बात का ख्याल रखो कि आपकी जो सालियां हैं अगर वो गरीब है तो आप उनको ज़कात दे सकते, आपके साले अगर गरीब है तो उनको ज़कात दे सकते, आपकी ननंद अगर गरीब है तो उसको ज़कात दे सकते, आपकी भावज अगर गरीब है तो उसको ज़कात दे सकते, यहाँ तक कि आपकी सास और ससुरा वो भी गरीब है तो उनको भी आप ज़कात दे सकते। इनको ज़कात दो, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, लेकिन उन लोगों के साथ पैसों के और कारोबार के व्यवहार गलती से भी मत करो। मेरे ये पॉइंट पे ध्यान दो आप लोग, मैं बड़े आपको बहुत पॉइंट से बता रहा हूं। उनके ऊपर एहसान करो। एहसान, एहसान मतलब क्या? उनको गरीबी में अगर है तो आप उनकी मदद कर दो, आप उनको ज़कात दे दो। और अगर वो आपके पास पैसे उधार मांगने के लिए आए तो उनको ये बोलना भाई मेरी, मैं नहीं दे सकता आपको। हाँ, अगर 2-5 हजार रुपये, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है, जितने पैसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी समझो 2,000-5,000 तक तो ठीक है। लेकिन ज्यादा अमाउंट का लेन देन अपने सालों के साथ में, अपने साड़ुओं के साथ में, अपने बहनोई के साथ में, अपने सास ससुरों के साथ में गलती से भी नहीं करना। एक बात याद रखो, गलती से भी
जो बड़े अमाउंट होते हैं, बड़े अमाउंट 1 लाख 2 लाख 50,000 5,000 5 लाख, ऐसे बड़े अमाउंट के उनके साथ में पार्टनरशिप में कारोबार भी मत करो और उनके साथ में जो है उधार के लेन देन भी मत करो। क्योंकि ये मैं आपको तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूं, हमारे पास में जो मसले मसाइल आते हैं यहाँ पर लेन देन के, उसमें 99% जो केसेस होते हैं वो आपस के रिश्तेदारों के होते हैं। कि मैंने मेरे साड़ू के साथ में प्लॉटिंग का धंधा शुरू किया था और मैंने उसमें 1 करोड़ लगाया और उसने 1 करोड़ लगाया, लेकिन बाद में पता चल रहा कि वो सब बोगस था और कुछ भी नहीं था। हमारा एक स्टूडेंट, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, कुछ दिनों पहले दूल्हा दुल्हन की एक बैच में पढ़ता था, वो रहता है कुवैत में, हैदराबाद के अंदर। उसने जो है अपने साड़ू से कहा कि साड़ू भाई मुझे घर खरीदना है। साड़ू भाई ने बोले हाँ बहुत अच्छा, यहाँ पे घर मिल रहा है। उसने हैदराबाद से उसको पैसे भेज कर दिए, साड़ू भाई ने वो घर अपने नाम पे खरीद लिए। अब ये बेचारा कुवैत से आया, साड़ू भाई ने उसको घर बताए, देखो ये घर है। माशाल्लाह वो बड़ा खुश हुआ, 3 महीने रह के वापस कुवैत को चला गया। उसके जाते साड़ू भाई ने वो घर भी बेच दिया और वो पैसे भी खा गए। तो ऐसे बहुत लपड़े लोचे मसले मसाइल हमारी कौम के अंदर है। आपकी साली ने आपको बोली भाईजान भाईजान हमने बिस्सी शुरू करे, बिस्सी, और वो बिस्सी में आप भी हिस्सेदारी डालो, तो दोनों हाथ उठा के बोलना भाई मैं ये बिस्सी बिस्सी के चक्करों में नहीं पड़ता, मुझे डालने का नहीं है बिस्सी, वो तुम्हारी बिस्सी तुम ही चलाओ। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, उनके साथ एहसान करो आप, एहसान यानी वो गरीब है तो उनकी मदद करो, उनको जक़ात दो अगर जक़ात ले सकते हैं तो, और अगर उन्होंने कर्जा भी मांगे तो जितने पैसे अपन बर्दाश्त कर सकते 2-5 हजार रुपये वो दो, और ये नियत से दो कि बस दे दिए अब खत्म हो गए, वो वापस आने की उम्मीद मत रखो। लेकिन बड़े बड़े अमाउंट के उनके साथ में लेन देन मत करो, वरना आपको खून के आंसू रोना पड़ेंगे। क्योंकि रुलाने वाले अक्सर या तो साड़ू होते हैं, या तो साले होते हैं, या तो बहनोई होते हैं, या तो दामाद होते हैं, या तो ससरे होते हैं। ससरे साहब ने भी दामाद को कारोबार के लिए दिए, दामाद ने देखे कि ससरे साहब रिटायर हो गए हुए हैं और ससुर साहब के साथ बहुत पैसा आ गया हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, अब्बा जान मैंने एक नया धंधा शुरू करा, पैसा लगाओ, तुमको घर बैठे नफा मैं देते जाऊंगा। अब अब्बा ने बोले भाई अपना ही ससरा है, दो उसको उठा के, अपना ही दामाद है, ससरे साहब ने उठा के दे दिए। अब दामाद पता ही नहीं है उधर क्या धंधे कर रहा, क्या कारोबार कर रहा, आईपीएल के सट्टे में पैसे हार गया उसने पूरे ससरे साहब के। तो ये बहुत प्रॉब्लम चालू है मार्केट के अंदर, बहुत मसले मसाइल है ये, मैं अभी आपको नहीं बता सकता और कैसे कैसे मसले हैं। ऐसे ऐसे मसले हमारे सामने जो है आते रहते हैं। तो मैं खाली आप लोगों को यही कहूंगा, अपने जो ससुराली रिश्तेदार है दोनों तरफ से, यानी लड़के और लड़की के दोनों के, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, उनको ज़कात दो, उनको मदद करो। लॉकडाउन में उनका धंधा कारोबार बंद था तो उनके घर पे 10-5 किलो चावल भेज दो, 10-5 किलो गेहूं भेज दो, एक आधा तेल का पुड़ा दे दो, 2-4 किलो शक्कर दे दो, एक आधा पत्ती का पैकेट भेज के दे दो, और 10-5 किलो दाल दे दो उनको, और खर्चे पानी के लिए 1000-1500 रुपये दे दो। लेकिन उनके साथ में कारोबार के, बिजनेस के और कर्जों के लेन देन मत रखो। इंशाल्लाह आपको जो है पछताना नहीं पड़ेगा। आज का सबक यहीं पे खत्म होता है। अब आप लोगों में से किसी का भी कोई सवाल है तो आप हमको मैसेज करें। इंशाल्लाह मंडे से अब हमारा जो एडवांस कोर्स का आखिरी चैप्टर है, तलाक, खुला, शोहर भाग गया, पता ही नहीं है उसका कुछ, ये सारे मसले मसाइल, या मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको कैसा हैंडल करने का, ये सब अगले हफ्ते के हमारे चैप्टर्स में रहेंगे। चलिए आज अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो हमको मैसेज कीजिए। चलिए भाई, हमारे स्टूडेंट्स में किसी का कोई सवाल है या फिर किसी के जो फीडबैक है, मैंने बोला हूँ आप लोगों से, मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ हूँ कि देखो हमारा जो सबक होता है ना, मुझे आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स की भी जरूरत है। आप लोग अगर अच्छे फीडबैक दोगे तो हमको पता चलेगा कि भाई कोर्स को कैसे डिजाइन करना है। तो अपने फीडबैक भी दो, आपको सबक कैसा लगा, क्या लगा, या आपको कुछ एतराज है, कुछ इश्काल है किसी बात के ऊपर जो हमने बोले,
और आप हमारी उस बात से जो है वो नहीं करते, अग्री नहीं करते हैं, इफ यू आर डिसअग्रीइंग एनीथिंग बाय अस, so no problem, you can take any objection or any remark, we will be accept your remark or your objection inshallah. हमारे मौलाना अमीनुद्दीन साहब हैदराबाद वाले, उन्होंने लिखा है माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, व जज़ाकल्लाह मौलाना, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को, आपकी मोहब्बतों को बेइंतहा कबूल फरमाए। माशाअल्लाह हमारे मौलाना रोजाना जो है फीडबैक देते, ऐसे ही हमारे शाहरुख भाई है औरंगाबाद से, शाहरुख भाई ने लिखा है माशाअल्लाह सबक अच्छा है, दुआ फरमाए मेरे नाना के लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। भाई एक और रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप तमाम लोगों के एक साथी है शाहरुख भाई जो औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं, कल उनके नाना का इंतकाल हो गया था, उन्होंने मुझे मैसेज भी किए थे, मैंने दुआएं भी किया हूँ, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आपके साथी है तो आप लोग भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके नाना की मग़फ़िरत फरमाए और उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फरमाए। नांदेड़ से अब्दुल्ला खान साहब ने लिखा है, सर अगर कोई दामाद का 3 साल तक अपने ससुरे के घर में रहना कैसा है? तो अब्दुल्ला खान साहब देखो, एक्चुअल में कैसा है, अगर कोई ससुरा अपने दामाद को अपने साथ में रखे कि भाई मेरा दामाद मुझे जो है कोऑपरेट करे और मेरा दामाद जो है कारोबार में मेरी मदद करे, और मेरा दामाद, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल दामाद अपने दामाद को ससुरा जो है अपने घर पे रख सकता है और दामाद ने भी रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यानी जो घर जवाई बोल के हमारे यहाँ पे उसको एक ऐब की नजर से देखते, तो वह ऐब की नजर से देखे जैसा नहीं। ऐब की नजर से कब है? ऐब की नजर से उस वक्त है जब जो दामाद है वो एकदम ऐधी कुंदा है। ऐधी कुंदा, ऐधी कुंदा मतलब किसको बोलते हैं? जो काम नहीं करता, जो धंधा नहीं करता, कुछ नहीं करता, लड़की वालों ने बराबर तहकीकात किए नहीं, अपनी बेटी उसको दे दी है और देने के बाद पता चल रहा कि वो ऐधी कुंदा, काम का ना काज का और शेर भर अनाज का, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है। तो वैसा अगर वो है तो फिर वैसे ऐधी कुंदे को घर बिठा के खिलाना नहीं चाहिए, फिर उसको उसके माँ बाप के हवाले करना चाहिए, भाई तुम्हारे बेटे को लेकर जाओ। अगर वैसे दामाद को ससुरे साहब पाल रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो ससुरे साहब की भी मेंटालिटी ठीक नहीं है, फिर उनको भी अपना इलाज कराने की जरूरत है। बाकी अगर दामाद को जरूरत के हिसाब से, यानी दामाद वाकई में भी ससुरे साहब को कोऑपरेट कर रहा है, कोऑपरेट यानी बाज औकात होता है ना भाई, ऐसा इंसान का कोई कारोबार बिजनेस ऐसा होता है कि आदमी सोचता है भाई अपना घर का ही कोई रहे तो बेहतर है। तो चलो अब समझो उसको बेटे नहीं है या बेटे है, लेकिन बेटे कुछ जॉब वगैरह करते हैं और इसने अपने ससुरे को, दामाद को भी साथ में लिया, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके रूल्स रेगुलेशंस भी ससुरे साहब ने तय करना चाहिए, दामाद की एक सैलरी तय करना चाहिए, दामाद का भी एक हिसाब किताब तय करना चाहिए। ये सब चीजें करके अगर ससुरे साहब कर रहे हैं, दामाद को नौकर के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल शरीयत में जायज है, बिल्कुल हलाल है, दामाद अपने ससुरे साहब के घर पे बिल्कुल रह सकता है, लेकिन जबरदस्ती पढ़ने का नहीं वहां जाके, जो एक बार गए तो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, वो वैसा नहीं करना चाहिए। हमारे बीजापुर से अब्दुल रजाक भाई ने भी लिखा है माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत ही बेहतरीन आज का सबक था, और बीकानेर से भी एक स्टूडेंट ने लिखा है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जो है आज का सबक था। तमाम लोगों के मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं, और भी आप लोगों में किसी के कुछ पॉजिटिव फीडबैक है तो आप हमको अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, और आप जो है कोई सवाल वगैरह है तो वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ मुझे किसी का कोई सवाल जो है, हाँ ये एक सवाल आया है जिसमें लिखा है कि बहुत सही कहा आपने, यानी ये दामाद के और ससुरे के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। क्योंकि देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक नौजवान को, उसके ससुरे को भी, उसके साले को भी और सब पूरी फैमिली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा एक दोस्त है और माशाल्लाह वो क्लास 1 की पोस्ट पर है, और वो उसके बाप का एक ही बेटा है, लेकिन उसके बाप का भी करोड़ों का कारोबार है और वो बेटा बाप के साथ काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि बाप का मिजाज थोड़ा गर्म है, तो वो खुद जॉब करता है माशाल्लाह। तो उन्होंने क्या किया, अपने दामाद को लेकर आ गए अपने साथ रखने के लिए, और दामाद को माशाल्लाह एकदम कार वार दिए, दामाद कारोबार में सपोर्ट करने लगा। लेकिन दामाद भी 6 महीने साल भर ससुरे साहब के साथ में रहा, जब उसने नेचर देखा कि ससुरे साहब बहुत गुस्से वाले हैं,
ससरे साहब का बेटा भी ससरे साहब के पास में नहीं रहा तो मैं कहाँ से टिकूं। तो 6-7 महीने के बाद वो दामाद भी वापस चले गए अपने गाँव को। उसने बोला हाथ जोड़ता, बोले भाई मैं मेरे गाँव में सुख से, तुम्हारी कार तुमको रहने दो, मैं मेरे बाइक पे अच्छा है बोले मेरे गाँव में। चला गया वो बेचारा भी ससरे को छोड़ के। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कभी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ससरे साहब रख सकते हैं दामाद को अपने घर पे। चलिए भाई, तमाम लोगों के जो है सवालात हो चुके हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।